बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। ठंडी हवा का पहला झोंका और खुशखबरियों के सीज़न अब शुरू होने जा रहे हैं। जनाब, आज जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है कि अडयाला जेल के ताले खोलने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और ये हुक्म मैं नहीं दे रहा, बल्कि आज आला अदलिया ने इमरान खान साहब के केसेस को उड़ा कर रख दिया है और अब इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो चुकी है। इमरान खान जो है उनको रिहाई मुबारक हो। ये अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि अब ये खेल किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक जानिब तो इमरान खान का मज़ामती बयानिया शिद्दत पकड़ता चला जा रहा है और डायरेक्ट जो हैं वो पाकिस्तान की जो एग्जीक्यूटिव हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है या फौजी क़यादत है, उनके नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर आला अदलिया जो है वो इमरान खान को रिलीफ पर रिलीफ देती चली जा रही है। ये मामला क्या है, इस पर बात करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि इंटरनेट बंद हो चुका है, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है अडयाला जेल के इतराफ़ में। इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, वहाँ से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब पाक फौज का रद्द अमल भी सामने आ चुका है। पाक फौज क्या सोच रही है और जजेस के खिलाफ जस्टिस बाबर सत्तार और दीगर जजेस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इनका जो कंडक्ट है वो टोटली इस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ आज होलनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इनको भी जवाब दिया गया है। तो उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कुछ और अहम खबरें हैं, सबसे पहले उन पर बात कर लेते हैं कि आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए मुज़ाकरात की हामी भरी है। पाकिस्तान की सियासी और मुआशी हालात इमरान खान से मुज़ाकरात करने के बाद ही बेहतर हो सकते हैं। और यही बात IMF, वर्ल्ड बैंक, चाहे दुनिया का कोई भी इदारा हो, और आज स्टेट बैंक को पाकिस्तान ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि जब तक पाकिस्तान के जो सियासी हालात बेहतर नहीं होंगे, सियासी अदम इस्तेकाम आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे, तो मुल्क के मुआशी हालात भी बेहतर नहीं हो सकते। और यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है। इमरान खान ने आर्मी चीफ साहब को एक ख़त भी लिखा जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल और उनका हल भी तजवीज़ किया है कि आप मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की मेज़ पर जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। लेकिन फ़ौज ने आर्मी चीफ साहब की जो तकरीर और फिर DCI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे तो वाज़ेह है कि वो इमरान खान के साथ बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि हम इमरान खान से, सियासी टोले से या किसी सियासी जो एक इंतहा पसंद है, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं कर सकते। बड़ा साफ इनकार किया गया है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि तमाम सियासी जमातें अपना मस्बत रोल अदा करें, तब भी इस्तेकाम पैदा होगा। जनरल इलेक्शन और फिर ज़मीनी इलेक्शन में आवाम ने नून लीग को मुस्तरद किया। फॉर्म 47 वाली हुकूमत आवाम को किसी सूरत कबूल नहीं है। इमरान खान की रहाई का खौफ जाली हुक्मरानों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। नाअहल हुक्मरान कब तक इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जेल में बंद कर रखेंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द सब अवाम में होंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुज़ाकरात की हामी भर ली है। हर मसले का हल मुज़ाकरात के ज़रिए निकाला जा सकता है। लेकिन मुज़ाकरात की बजाय ये डील की बात हो रही है कि इमरान खान के साथ डील कर ली जाए। इमरान खान ने डील करने से इनकार कर दिया, उनसे माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन खान साहब ने कहा कि जनाब मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, माफ़ी तो आपको मेरे से मांगनी चाहिए। तो इस बात पर डेडलॉक जो है वो बरकरार है। तो जनाब ये एक अहम तरीन तफसीलात हैं। और फिर एक और आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जैसे मैंने कहा कि खुशखबरियों का सिलसिला आना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहली खुशखबरी ये है कि आज़ादी मार्च केस, इमरान खान को 2 मुकदमात में आज बरी कर दिया गया है। जमानत भी नहीं हुई, जनाब रहाई भी नहीं हुई, बल्कि वो दोनों के दोनों मुकदमात उड़ा दिए गए हैं। और फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया और फैसले के मुताबिक शायद जो शवाहिद हैं वो नाकाफ़ी होने की बुनियाद पर अदालत ने बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया, अगर आप वो सुन लें तो उसमें जो 9 मई की रिपोर्ट हुकूमत को पेश की गई है, जो निगरान हुकूमत के दौर में मुरतब की गई थी, उसमें किसी भी किस्म के कोई शवाहिद जो हैं वो पेश नहीं किए गए, कोई तफसीलात नहीं दी गई, कोई सबूत इमरान खान के खिलाफ जो है वो नहीं लगाए गए, बल्कि यही बताया गया है, ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि इमरान खान उन हमलों का मास्टरमाइंड था। लेकिन 1 साल हो चुका है जो वफाकी काबीना ने रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें ISI, IB और तमाम मुतल्लिका इदारे जो हैं वो उस रिपोर्ट को बनाने में शामिल थे। तो जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी जनाब, उन्होंने कोई भी शवाहिद इमरान खान के खिलाफ के वो 9 मई के मास्टरमाइंड थे वो नहीं दिए हैं।
اب یعنی کہ اگر وہ رپورٹ جو ہے وہ عدالت کے پاس جاتی ہے تو عدالت ان رپورٹ کو اڑا کے رکھ دے گی، اس میں بھی خان صاحب بری ہو جائیں گے۔ اور پھر 9 مئی کس نے کیا ہے؟ پھر سوال یہ بنے گا کہ عمران خان صاحب تو بری ہو چکے ہیں، لیکن 9 مئی کرنے والے کردار کون سے ہیں؟ اگر آپ اس کو یہ دیکھیں کہ 9 مئی کو سب سے زیادہ کیش کس نے کیا؟ پاکستان مسلم نواز نے کیا۔ 9 مئی کا بیانیہ بنا کر عمران خان، پاکستان کی عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج پیدا کی گئی، اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ پاکستان مسلم نواز پیپلز پارٹی اور دیگر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ ان کی سب سے بڑی بینیفیشری تھیں۔ رجیم چینج آپریشن سے لے کر آج تک پاکستان کی عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج پیدا کی گئی، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو خود ہے کہ انہوں نے بھی کچھ ایسے بیانات دے دیے جس کے بعد کنٹروورسی پیدا ہو گئی۔ لیکن یہ پولیٹیکل گینگسٹر جو اکٹھے ہو گئے تھے عمران خان کے خلاف، یہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ خوشخبری ہے، لیکن جو سب سے بڑی خوشخبری آج پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ایک تو توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا پہلے بھی حکم دے دیا تھا، اب یہ دوسرا بڑا کیس ہے القادری ٹرسٹ کیس، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا۔ عمران خان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ آج سنا دیا گیا، جس میں عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت کو منظور کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ تو یہ جو کیس تھا وہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس تھا، اور نیب کے پروسیکیوٹر امجد پرویز نے دلائل کا آغاز کیا۔ تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے سوال کیا کہ آپ یہ بتا دیں کہ رقم این سی اے نے بھیجی یا ملک ریاض نے؟ اس پر امجد پرویز نے کہا کہ ملک ریاض کی این سی اے کے ساتھ آڈٹ آف کورٹ یعنی کہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے، جس پر جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس کیے کہ آپ کے پاس اس کا کوئی دستاویزات موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ ساری زبانی باتیں ہیں۔ آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ جو ڈی فرینزنگ کا آرڈر آپ کے پاس ہے، آپ نے کہا کہ ان میں سے کوئی دستاویزات آپ کے پاس موجود نہیں ہیں۔ کیا آپ کے پاس آڈٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی کوئی شواہد موجود ہیں؟ آپ صرف وہ بات کریں جس کے پاس آپ کے پاس جو ہیں وہ شواہد موجود ہوں۔ اور پھر جناب وہاں پر جو ہیں وہ پھر نیب پروسیکیوٹر پھنس گئے، اور پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آج رہائی مل چکی ہے۔ حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا مزاحمتی بیانیہ وہ ڈائریکٹ آرمی چیف صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، چاہے آپ ان کا سوشل میڈیا ہینڈل دیکھ لیں، انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہینڈل دیکھیں تو آرمی چیف صاحب کی تقاریر اور ان کی جو تصویر ہے وہ لگا کر ان کے خلاف ایک پورا بیانیہ اور پورا نیریٹو بنایا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ سارا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ چیزیں ایسی نہیں ہو رہی۔ عمران خان صاحب کی رہائی اور پھر ان کا نیریٹو آپ اس کو دیکھیں تو اندر سے عمران خان صاحب کو بڑی مدد مل رہی ہے۔ اندر سے آپ سب جانتے ہیں کہ کون عمران خان کو مدد دے سکتا ہے، کون طاقتور ہے، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ پھر آرمی چیف یا دیگر جو طاقتور حلقے ہیں ان سے بڑا طاقتور کون ہے کہ عمران خان کو ریلیف بھی مل رہا ہے، ان کا مزاحمتی بیانیہ بھی بنایا جا رہا ہے، اور اب ان کے لیے اچھے دن بھی جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس نے یہ بتا دیا ہے کہ نظام ایک تو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے، اور دوسرا یہ کہ اندر کی لڑائیاں بھی اس وقت سامنے آتی چلی جا رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو طاقتور حلقوں کی زیادہ تعداد ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ جو تو دو تین جو لوگ ہیں وہ شاید آپ سب کو پتہ ہے کہ ذاتی انا کی جنگ ہے، تو انا کی جنگ میں پھر وہ لڑائی شدت اختیار کر گئی، لیکن اس کو بھی کول ڈاؤن کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جس میں بہت سارے ریٹائرڈ فوجی جرنیل جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، جس میں جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور حیدر صاحب ایکٹیو ہوئے، ان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی ہیں، وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور جو انور لودھی صاحب یہ بھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں اور یہ جناب دفاعی سیکٹری بھی رہ چکے ہیں، تو یہ بھی پوری کوشش کر رہے تھے کہ یہ حالات کو بہتر کر رہے ہیں، لیکن ناکام ہوئے۔ اور پھر عارف علوی صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی صلح کروانے کی جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ ساری تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ لیکن ڈیالہ جیل کے جو سب تالے کھلے ہیں اور انٹرنیٹ بند، ایمرجنسی جو نافذ ہو چکی ہے، یہ جناب بڑی اہم ترین خبر ہے۔ کل 16 مئی اور 11:30 بجے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے، وہ بات کریں گے، ان سے سوال جواب ہوں گے، اور عمران خان صاحب کا قوم سے خطاب اس کو کہیں 10 ماہ کے بعد کہنا غلط نہیں ہوگا، اور وہ شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے گا اور پوری میڈیا پر تھتھلی مچ کر آ جائے گی، اور جس کی تصویر آپ میڈیا پر نہیں چلا سکتے، جس کا نام آپ میڈیا پر نہیں لے سکتے، بانی چیئرمین ان کو کہا جاتا ہے، تو آپ اندازہ یہ لگائیں کہ جب کورٹ کی پروسیڈنگ لائیو چل رہی ہے، نیب کی جو کیسز چل رہے ہیں، اور پھر عمران خان کا نام بین ہے، تصویر بین ہے، تو اس شخص کی تصویر بھی سامنے آ جائے، اس کا نام بھی سامنے آ جائے، تو کیسے ممکن ہے
ताकतवर तो ये सब कुछ होने नहीं देंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे पास जनाब ये है कि अडयाला जेल को शदीद सिक्योरिटी थ्रेट्स की बुनियाद पर अडयाला जेल और उसके इर्द गिर्द इंटरनेट सर्विस भी बंद की जा सकती है। ये ज़राए मुझे बता रहे हैं और आप सबको पता है, मैंने आपको बताया भी था, खबर भी आपको 2 दिन पहले दी थी कि इंटरनेट सर्विसेज तो मअतूर हो सकती हैं, लेकिन अडयाला जेल में इमरान खान के सेल को घेरा भी गया, वहाँ पर तमाम सिक्योरिटी जो है उनको तब्दील भी कर दिया गया, सर्च ऑपरेशन भी हुआ है, रेस्क्यू डेवलपमेंट डबल 2 की टीमें वहाँ पर पहुँची हैं और फिर मुतलका इदारे वहाँ पर पहुँचते हैं, एजेंसीज वहाँ पर पहुँचती हैं और पुलिस वहाँ पर पहुँची है, मुकम्मल ऑपरेशन हुआ है और फिर अडयाला जेल के अतराफ में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। 3 दिन के लिए मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं बताए जा रहे हैं, तो कल इसको बुनियाद बनाकर वहाँ पर इंटरनेट सर्विस को बंद भी किया जा सकता है। लेकिन जब चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब जो हैं वो फैसला लिखवा रहे थे, तो पीछे से एक जज साहब की आवाज़ भी आई थी। उन्होंने ये बात की थी कि अगर इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया गया या फिर जो कोई टेक्निकल ग्लिच पैदा करने की कोशिश की जाती है कि इमरान खान को अपीयर ना होने दिया गया, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हो सकता है फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाए, क्योंकि जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो तो इमरान खान की फिजिकल अपीयरेंस जो है उनकी बात कर रहे थे कि उनको फिजिकल तौर पर यहाँ पर अपीयर किया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए अपना ऑर्डर पर अमल दरामद करवाना एक बहुत बड़ा जनाब चैलेंज बन जाएगा कि इमरान खान को वहाँ पर अपीयर होने से रोका जाए। अगर रोका गया तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इनको कितना खौफ है, कि इमरान खान की तस्वीर का इतना खौफ कि उनको मीडिया पर भी आने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही। तो फिर जनाब दूसरी जानिब पाक फौज का आज रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है और जजेस के खिलाफ एक होलनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये बात की कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की हायर अथॉरिटीज़ की जानिब से कहा गया है कि आप चुप हो जाओ, आप पीछे हट जाओ, जो ऑडियो लिस्ट के ऊपर आप केस सुन रहे हैं आप उससे जो है वो पीछे हट जाएं। और उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन भी मीडिया पर चली, जिसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। और फिर जो एक और जज साहब है, उनका नाम मेरा ज़हन से निकल चुका है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, वो भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब, वो भी इस वक्त भरपूर एक्टिव हैं और वो भी जनाब ISI और IB का नाम ले रहे हैं कि अगर आप जो हैं वो जजेस का डाटा जो लीक हो रहा है, अगर आप उन पर हमें तफसीलात नहीं देंगे तो इट मीन्स कि आप इसमें खुद शामिल हैं, आप खुद ये डाटा जो है वो लीक करवा रहे हैं। तो ये 2 जजेस जो हैं वो डट कर खड़े हुए हैं और बाकी जजेस भी इस वक्त अपना पूरा स्टैंड ले रहे हैं। तो जनाब ये एक अच्छी खबर थी, लेकिन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो आते हैं और आप सबको पता है कि ताकतवरों के बड़े करीब हैं और ये उनके तर्जमान भी हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। और फैसल वाडा जो किसी पार्टी के तर्जमान नहीं हैं, जो किसी पार्टी में नहीं है, आज़ाद हैसियत से सेनेटर बने और इनको बनवाया गया, बल्कि तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV से लेकर तमाम मीडिया चैनल्स ने नशर की है। इतनी कौन सी मजबूरी बन चुकी थी कि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इनको आपको नशर करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार को 1 साल बाद बहुत बातें याद आ रही हैं, इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं बनेगा, शवाहिद देना पड़ेंगे कि किसने मुदाखलत की है। आइन और कानून के मुताबिक झंडे तले झंडा दिया गया है, पाकिस्तान है तो हम हैं। और उन्होंने कहा कि आइन और कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि पुलिस और फौजी अफसरान बॉर्डर पर जाकर गोलियां खाएं, जाने कुर्बान करें, पाकिस्तान किसी के बाप का तो नहीं है कि इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। तो ये उन्होंने बात कर दी है और ये रद्द-ए-अमल दिया गया ताकतवरों की जानिब से, क्योंकि माउथ पीस हैं, ये तर्जमान भी हैं, खुद सख्त तर्जमान हैं, बड़ी खबरें भी देते रहे हैं कि इमरान खान को रिहा जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा, PTI से भले का निशान वापस लिया जाएगा, पेशन गोइयाँ की गई थी इनकी जानिब से। और फिर कादी फैसल साहब ने वही काम किया जो फैसल वाडा साहब मुख्तलिफ प्रोग्राम से बैठ कर पेशन गोइयाँ जो हैं वो जनाब करते रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोगों के दिलों में शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पर नोटिस लिया, मेरी माँ जो मर चुकी है उसके खिलाफ गलाजत बोली गई, उस वक्त नोटिस लेते, कराची और पंजाब में बच्चों का कत्ल हुआ उसका नोटिस लें, इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, कुछ सियासतदान भी इदारों को निशाना बनाने में शामिल हैं और हमारे इदारों को निशाना बनाना बंद कर दें, आपके लिए शराब हलाल है और हमारे लिए हराम है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज ना होती तो फिर जनाब आप जो हैं वो भी ना होते। बार बार इंटेलिजेंस एजेंसीज के इदारों का नाम लिया जा रहा है, अब पगड़ी उछाली गई तो उसकी पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे, जो बदमाशी करेगा उसे बदमाशी से जवाब मिलेगा। ये खुल्लम खुला धमकी मीडिया पर बैठकर फैसल वाडा साहब ने दे दी है, किसके कहने पर दी है, और फिर मीडिया इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नशर करता रहा। तो जनाब ये बड़ा खतरनाक किस्म की सूरत हाल है कि मीडिया पर बैठकर एक सीनियर जज, एक सिटिंग जज जो है बाबर सत्तार साहब, उनको मुखातिब करके फैसल वाडा साहब ने जो है वो धमकियां देना शुरू कर दी हैं, किसके बहाव पर दी गई हैं, इनको भी अदालत के अंदर जो है वो तलब करना चाहिए। और फिर जनाब एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने खत की तहकीकात की बजाय बाबर सत्तार को झूठा करार दिया जा रहा है। कमिश्नर और पिंडी की बयानात की तहकीकात हुई, वो इस वक्त कहाँ पर हैं? तमाम हाई कोर्ट ने कहा कि मुदाखलत हो रही है, लेकिन चीफ जस्टिस कहते हैं कि नहीं हो रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर अफसोस होता है,
تو جناب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ریپٹل دیا ہے. اب یہ ایک نئی لڑائی کا آغاز ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ بامقابلہ جوڈیشری اس وقت جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح کا اپنا لازمی خیال رکھنا. لگمان پاکستان زندہ باد.